नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार क्या चाह रही है कि बम्बई को पूरा ड्रग्सी बनाना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार वहाँ लोगों के लिए नहीं है, वहाँ उगाई के लिए बनी हुई है। और दो समीर बानखेड़े के लिए क्या शब्द कहे जा रहे हैं, बोले 55 लाख की घड़ी है, 2.5 लाख के जूते हैं, 1 लाख की शर्ट है। क्या ये कह रहे हैं? ये मंत्री हैं कि ये मैं कह रहा हूँ कि पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग हिल चुका है। तो ये महाराष्ट्र सरकार जा टाइम एक नोटंकी सरकार बन चुकी है, वसूली सरकार बन चुकी है। शरद पवार इस सरकार के मुखिया वही है, और अगर वहाँ किसी चीज़ पे उंगली उठ रही है, चाहे वो ड्रग्स पे उठ रही है, या ये अजीत पवार की जो संपत्ति सील करी गई उस पे, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे जिस पे भी उठ रही है, शरद पवार को आगे होके आके जवाब देना चाहिए। नवाब मलिक को इसका नहीं जवाब देना, अपने बेटे का भी जवाब देना चाहिए और अपना भी देना चाहिए कि ये पूर्व में क्या थे और आज है तो आज कितना, पहले क्या इनका काम था। दुनिया शायद लोग नहीं जानते होंगे, भंगार बेचने का काम था इनका। आप अपने कुकर्म छुपा नहीं सकते हैं, जिस तरह से आप उन पे ब्लेम लगे कुकर्म छुपा रहे हैं। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी को घसीट लिया। तो नवाब मलिक, इनसे आपके कारनामे नहीं छुपेंगे। आप जवाब दें कि आपके पास आज इतनी संपत्ति कहाँ से आई। राष्ट्र की सरकार ने, ये तो बवाल है। आप देखिए कि जिस दिन से सरकार बनी है, नित्य नया एक बवाल खड़ा हो रहा है। कहीं वहाँ संतों को पीट पीट के मार दिया गया, सुशांत राजपूत को उसकी हत्या कर दी गई, उसकी FIR तक नहीं हुई। तो ऐसे वहाँ डेली कांड हो रहे हैं। और अब ये जब एक ईमानदार अफसर, जिसको समीर बानखेड़े कहते हैं, ईमानदार अफसर महाराष्ट्र बम्बई से खास करके ड्रग्स को ख़त्म करना चाह रहा है, नशेड़ियों को वहाँ से कम करना चाह रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उनके पीछे पड़ी है? सर जी, ये बताइए, महाराष्ट्र सरकार जो अभी तक ये कहती थी कि देश के कल्याण के लिए हमने सरकार बनाई है, आज ऐसा कोई नेता नहीं बचा जिसको समन नहीं भेज रही है ED या फिर जो एजेंसियाँ हैं। सरिन जी, मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगा कि मैं तो इस सरकार को सरकार ही नहीं मानता। ये तो सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने, ये तो बवाल है। आप देखिए कि जिस दिन से सरकार बनी है, नित्य नया एक बवाल खड़ा हो रहा है। कहीं वहाँ संतों को पीट पीट के मार दिया गया, सुशांत राजपूत को उसकी हत्या कर दी गई, उसकी FIR तक नहीं हुई। तो ऐसे वहाँ डेली कांड हो रहे हैं। और अब ये जब एक ईमानदार अफसर, जिसको समीर बानखेड़े कहते हैं, ईमानदार अफसर महाराष्ट्र बम्बई से खास करके ड्रग्स को ख़त्म करना चाह रहा है, नशेड़ियों को वहाँ से कम करना चाह रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार क्यों उनके पीछे पड़ी है? महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है कि ये पूरा जो है ना महाराष्ट्र ड्रग्स में डूब जाए? भाई, फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी शुरू से डूबी है। कुछ परिवार छोड़ दो, फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादा से ज़्यादा सब नशेड़ी हैं। शाहरुख खान का बेटा नशेड़ी निकला, तो इससे पहले उसकी माँ गौरी खान भी ड्रग्स लेती थी। काफ़ी बार वो भी मीडिया के सामने आई है कि वो खुद ड्रग्स लेती है। तो नवाब मलिक और महाराष्ट्र सरकार क्या चाह रही है कि बम्बई को पूरा ड्रग्सी बनाना चाहती है। और अभी एक ये नया देखा है आपने, ED ने जिस तरह से अजीत पवार को, उनकी संपत्ति को सील किया है, 1000 करोड़ की संपत्ति को सील किया है। कहाँ से आई है बेनामी संपत्ति? तो महाराष्ट्र सरकार वहाँ लोगों के लिए नहीं है, वहाँ उगाई के लिए बनी हुई है। पूरा उगाई हो रही है और सारे मंत्री वहाँ उगाई में लगे हैं। और कुछ तो उगाई के चक्कर में देख रही हो कि जेल में चले गए, जैसे जिस तरह से वहाँ का जो गृह मंत्री था, किस तरह और पुलिस कमिश्नर मिलकर किस तरह से वहाँ 100 करोड़ की जो है ना वसूली करवा रहे थे। और आज दोनों की दोनों जेल में हैं। एक भगोड़ा है, एक जेल में है। एक उनका जो पुलिस का थानेदार था, जो अदना सा होता है, मगर उसको इतनी बड़ी पावर दे दी थी कि पूरी बम्बई को हिलाए फिर रहा था, क्योंकि वो वसूली करके सरकार को दे रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार में ये हो क्या रहा है? आज वहाँ जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे वो ED हो, चाहे नारकोटिक हो, ये सब जो है ना प्रबोधन, ये जितनी कंपनियां हैं, ये सरकारी कंपनियां हैं और ये फ्री होती हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। अगर वो आज अपना स्वतंत्र वहाँ काम कर रही हैं, तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे। और वो भी आप देखिए कि इतने नीचे तक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिर चुके हैं कि उनके परिवार पर उतर आए, उनके परिवार को घसीटने लगे, उनकी महिलाओं को, उनकी बहन को, उनकी बेटियों को घसीट के ला रहे हैं। और दो समीर बानखेड़े के लिए क्या शब्द कहे जा रहे हैं, बोले 55 लाख की घड़ी है, 2.5 लाख के जूते हैं, 1 लाख की शर्ट है। क्या ये कह रहे हैं? ये मंत्री हैं कि ये मैं कह रहा हूँ कि पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग हिल चुका है।
तो ये महाराष्ट्र सरकार जा टाइम एक नोटंकी सरकार बन चुकी है, वसूली सरकार बन चुकी है। तो ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पहले तो ये सरकार पूरा काल कर करने वाली है नहीं, मगर जिस दिन सरकार ये गिर गई ना, ये जो मुख्यमंत्री बैठा है ये दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार सरकार की तरफ से टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को, पर टारगेट करने के बावजूद भी जो एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो अनिल परब है उनको समन किया गया, अजीत पवार की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, साथ में जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि अब शरद पवार को जवाब देना चाहिए कि कहाँ से आई अजीत पवार के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति, और आज अगर कार्रवाई हो रही है तो शरद पवार चुप क्यों है। बिल्कुल, क्या है शेरिन, शरद पवार इस सरकार के मुखिया वही है, और अगर वहाँ किसी चीज़ पे उंगली उठ रही है, चाहे वो ड्रग्स पे उठ रही है या ये अजीत पवार की जो संपत्ति सील करी गई उस पे, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे जिस पे भी उठ रही है, शरद पवार को आगे होके आके जवाब देना चाहिए। मगर शरद पवार क्यों मुंह बंद करके बैठे कि समस्या वो है कि वो इनसे भी ज़्यादा लिप्त हैं। अगर उनकी जांच बैठ गई तो उनके पास इससे कई गुना ज़्यादा संपत्ति बेनामी निकलेगी, इसलिए शरद पवार चुप बैठे हैं। मगर वो सरकार पे अंकुश नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा है कि जितना आप लूट सकते हो महाराष्ट्र को उतना लूट लिए। मगर सरकारी कंपनियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जितने हैं दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, और निर्दोष है उसे कोई फंसा नहीं सकता। तो महाराष्ट्र सरकार ये भूल जाए कि वो बच जाएंगे इस तरह के कंपनियों जो सरकारी अधिकारियों पे, जांच अधिकारियों पे इस तरह के एलिगेशन और लगा के, तो बचेगा कोई नहीं, क्योंकि ये कंपनियां स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ये वही काम करती हैं जो गलत होता है। ये नहीं है कि कोई निर्दोष को फंसाए, आज दिन तक किसी एक निर्दोष को फंसाया नहीं फंसाया, मगर दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ जितनी कंपनियां हैं सारे ईमानदार अधिकारी हैं, बड़े मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को वही खटक रहा है। अगर ये आज भ्रष्ट अफसर होते ना तो महाराष्ट्र सरकार एक बार भी नहीं बोलती, और बोलती भी नहीं, और इनके ये घोटाले भी शायद कभी खुल के बाहर नहीं आते। सरकार को लेकर नवाब मलिक जो दिन रात ट्वीट करते हैं, समीर वानखेड़े को टारगेट करते हैं, अब मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। कभी वो नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर सवाल उठाते हैं तो आज उनकी तरफ से फरज नवाब मलिक यानी कि नवाब मलिक के बेटे को लेकर उन्होंने सवाल किया है कि जब आपका बेटा सरकार में नहीं है, किसी नौकरी में नहीं है, तो इतनी करोड़ों की संपत्ति आपका बेटा कहां से खरीद रहा है। तो नवाब मलिक जो लगातार समीर वानखेड़े को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता सर कि अब जवाब देना चाहिए नवाब मलिक को कि उनका बेटा कहां से संपत्ति ला रहा है। बिल्कुल शेरिन, नवाब मलिक को इसका नहीं जवाब देना, अपने बेटे का भी जवाब देना चाहिए और अपना भी देना चाहिए कि ये पूर्व में क्या थे और आज है तो आज कितना, पहले क्या इनका काम था। दुनिया शायद लोग नहीं जानते होंगे, भंगार बेचने का काम था इनका, और आज इनके पास अरबों नहीं कितने खरबों की संपत्ति है। आज इनका बेटा बहुत बड़ी जो है ना एजेंसियां चला रहा है, जगह जगह उसका इन्वेस्ट हो रहा है, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया है। तो नवाब मलिक को इसका जवाब देना चाहिए, और शरद पवार को भी देना चाहिए कि आपकी पार्टी का एक मंत्री इतना पैसा कहाँ से उसके पास आया। शरद पवार मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा, क्यों आम जनता देख रही है। सरकारी अधिकारियों पे, जांच एजेंसियों पे आप ब्लेम करने से बचेंगे नहीं। आप अपने कुकर्म छुपा नहीं सकते हैं, जिस तरह से आप उन पे ब्लेम लगे कुकर्म छुपा रहे हैं। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी को घसीट लिया, जबकि वो तो एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो है ना आम जनता के लिए कार्य करती थी। तो उनके साथ कोई भी जब एनजीओ वाला कोई काम करता है तो उसके साथ सभी फोटो खिंचाते हैं। तो उस फोटो को लेके नवाब मलिक ने कितना बड़ा ड्रामा बनाया है कि देखिए इसके साथ इनका फोटो है, आज ये जेल में। अरे भैया, फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, फोटो से क्या हमारे उसके साथ संबंध हो गए। भीड़ में जाने कितने लोग आते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेके चले जाते हैं। तो नवाब मलिक, इनसे आपके कारनामे नहीं छुपेंगे। आप जवाब दें कि आपके पास आज इतनी संपत्ति कहाँ से आई, आपके बेटे पे कहाँ से इतनी संपत्ति आई, ये नवाब
आपको जवाब देना पड़ेगा। दूसरों पे एलिगेशन लगाने से आप नहीं बचेंगे। ईडी की रिमांड में है अनिल देशमुख, जो कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। आज ईडी की रिमांड में है, ईडी उनकी रिमांड ले रही है। अगर सच्चाई निकलकर सामने आती है तो क्या कहेंगे बड़े बड़े नेता उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, जो लगातार मार्च के महीने में बचाने का प्रयास कर रहे थे अनिल देशमुख को, और कहा जा रहा था कि बड़े ईमानदार हैं, 100 करोड़ रुपए की तो घूस ये कभी ले ही नहीं सकते, परमवीर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं अनिल देशमुख को, और आज वही अनिल देशमुख ईडी की रिमांड में है। शेरिन, आप सोचिए कि जिस पार्टी का, जिस सरकार का गृह मंत्री अगर जो है ना ईडी की गिरफ्त में आ जाए, भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो जाए, तो आप सोचिए उस सरकार की स्थिति क्या होगी। उस सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री के क्या कर रहे होंगे। तो उसको पहले ये सब लोग मिलके बचा रहे थे। जब उसका खुलासा हुआ कि 100 करोड़ की जो वसूली करी जा रही है, तो सब बचाने में लग गए थे। आज ईडी ने पूरे सबूत निकाल के तब उनको गिरफ्तार किया, ऐसे नहीं कर लेती। तो आज सारी सरकार मुंह बंद करके बैठी है। तो ये सरकार, इसमें बचेगा कोई मत देखना, क्योंकि गृह मंत्री अकेले 100 करोड़ की वसूली नहीं कर सकता। उसके ऊपर बहुत लोगों का हाथ होगा और बहुत जगह ये वसूली जाती भी होगी। तो इसलिए देखना, अब जब ईडी जांच कर रही है तो बड़े बड़े चेहरे इसमें निकल के आएंगे, बड़े बड़े लोग फंसेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ये सोचे कि हम दूसरी अन्य पार्टियों पे, केंद्र की सरकार पे, जांच अधिकारियों पे इस ब्लेम लगाते रहें तो हम बच जाएंगे। बचोगे नहीं, क्योंकि जांच एजेंसियां बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रही हैं।